नमस्कार दोस्तों, मैं सुनील दत्त अपने YouTube चैनल गिनतारा में आप लोगों का स्वागत करता हूं। आज के इस नए वीडियो में हम महत्तम समापवर्तक के बारे में चर्चा करेंगे। महत्तम समापवर्तक के बारे में मैंने कुछ पॉइंट पहले से नोट कर रखा है जो इस तरह से हैं। शाब्दिक अर्थ यानी महत्तम समापवर्तक का शाब्दिक अर्थ क्या होगा, फिर परिभाषा क्या होगी, महत्तम समापवर्तक निकालने की कौन कौन सी विधियाँ हैं, उसमें से मुख्यतः 3 विधियाँ हैं जो सामने आपके लिखी गई हैं। समापवर्तक विधि, भाग विधि, गुणनखंड विधि। तो इसमें से हम एक एक करके इसकी चर्चा करेंगे। तो सबसे पहला पॉइंट, महत्तम समापवर्तक का शाब्दिक अर्थ है। तो महत्तम समापवर्तक को अंग्रेजी में हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कहते हैं। इसी को ग्रेटेस्ट कॉमन फैक्टर भी कहा जाता है। शॉर्ट में इसको मैं से लिखते हैं, महत्तम समापवर्तक, या इसी को इंग्लिश में शॉर्ट में लिखते हैं HCF, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो शाब्दिक अर्थ पे यदि आए तो शाब्दिक अर्थ क्या होगा इसका, यहाँ से देखिए, महत्तम समापवर्तक को यदि तोड़ा जाए, विच्छेद किया जाए उसका, तो उसको 3 पार्ट में हम तोड़ सकते हैं। पहला महत्तम, दूसरा सम, तीसरा अपवर्तक। अब महत्तम का मतलब होता है सबसे बड़ा, सम मीन्स बराबर या उभयनिष्ठ। अपवर्तक, तो अपवर्तक के बारे में यदि आप नहीं जानते हैं तो प्लेलिस्ट में वीडियो मिल जाएगा, अपवर्तक के बारे में पूरी जानकारी वहां से ले सकते हैं। तो दी गई संख्याओं का यदि हम अपवर्तक लिखें और उस अपवर्तक में हम उभयनिष्ठ अपवर्तक को ढूंढ लें, तो उस उभयनिष्ठ अपवर्तक को ही हम समापवर्तक कहते हैं। और उस समापवर्तक में जो सबसे बड़ा होगा वही महत्तम समापवर्तक कहलाएगा। अब देखेंगे कि इसकी परिभाषा क्या है। परिभाषा है, किन्हीं दी गई संख्याओं का में से वह बड़ी से बड़ी संख्या होती है जिससे दी गई सभी संख्याएं पूर्णतः विभाजित होती हैं। यानी जिन संख्याओं का हम में से निकालेंगे वह में से दी गई संख्याओं को पूर्णतः विभाजित करेगा। तो इसको अभी हम जब न्यूमेरिकल लगाएंगे तो उसमें देखेंगे कि ये कैसे विभाजित कर रहा है सभी संख्याओं को। नेक्स्ट पॉइंट हम देखेंगे कि में से निकालने की कौन कौन सी विधियां हैं। इसमें से सबसे पहली विधि है समापवर्तक विधि, दूसरी भाग विधि, तीसरी गुणनखंड विधि। तो सबसे पहले जो समापवर्तक विधि है इसको हम देख लेते हैं। तो मान लिया जाए कि पहला एग्जाम्पल है 4 और 6 का में से, और इस 4 और 6 का में से हम पहली विधि से लगाते हैं तो क्या आएगा देख लीजिए। तो हम इसके लिए क्या करेंगे, 4 का अपवर्तक लिखेंगे। तो 4 का अपवर्तक क्या हो जाएगा, 1 होगा, 2 होगा, 4 होगा। 1 से 4 कट जाएगा, 2 से 4 कट जाएगा, फिर 4 से 4 कट जाएगा। फिर इसी तरह से अगर जो 6 का अपवर्तक देखा जाए तो क्या होगा, 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, 6 होगा। तो अब इन अपवर्तकों में अगर जो देखा जाए तो समापवर्तक क्या होगा, समापवर्तक का मतलब होता है जो इस अपवर्तकों में उभयनिष्ठ हो। तो पहला 1 होगा, दूसरा 2 होगा, तीसरा ये 4 आ रहा है इसमें नहीं है, तो 1 और 2 के अलावा ऐसी कोई संख्या नहीं है जो दोनों में हो। तो ये इसके समापवर्तक हो गए। अब इस समापवर्तक में जो सबसे बड़ी संख्या वो 2 है, तो इसी को हम कहेंगे में से। तो में से बराबर हो गया 2। ये जो 2 आया में से, इससे 4 में भी भाग पूरा पूरा चला जाएगा, 6 में भी भाग पूरा पूरा चला जाएगा। तो हम ये कह सकते हैं कि जो में से होता है, जिन संख्याओं का में से होता है उन संख्याओं को पूर्णतः विभाजित करता है। अब दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं। दूसरा एग्जाम्पल है 4, 8, 12 का में से। तो 4 का अपवर्तक क्या होगा, 1, 2, 4 होगा। फिर 8 है, 8 का अपवर्तक क्या होगा, 1 होगा, 2 होगा, 4 होगा, 8 होगा। इसी तरह से 12 का अपवर्तक क्या होगा, 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, 4 होगा, 6 होगा, 12 होगा। तो अब यहां से देखा जाए तो समापवर्तक क्या होगा, समापवर्तक में
आप देख रहे हैं कि एक तीनों में है, तो पहला समापवर्तक एक, दूसरा दो तीनों में है, चार भी तीनों में है, तो ये सारे के सारे समापवर्तक हो गए। अब इस समापवर्तक में जो सबसे बड़ा होगा वो में से होगा, तो ये हो जाएगा में से बराबर 4। अब देखा जाए तो ये जो में से आया, इस में से ये संख्याएं पूरी पूरी विभाजित होंगी। 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 4 तियां 12, 4 से पूरा पूरा ये सभी कट जाएंगे। अब हम तीसरा एग्जाम्पल देखते हैं। तीसरे एग्जाम्पल में है 3, 4, 5 का मैस है, तो 3 का अपवर्तक क्या होगा? 1 और 3 होगा, क्योंकि 3 केवल 1 से कटेगा और 3 से कटेगा। फिर उसके बाद है 4, तो 4 का अपवर्तक क्या होगा? 1 होगा, 2 होगा, 4 होगा। फिर 5 है, 5 का अपवर्तक होगा 1 और 5, क्योंकि 5 केवल 1 और 5 से कटेगा। अब इन अपवर्तकों में समापवर्तक में क्या आएगा? समापवर्तक। समापवर्तक में आप देख रहे हैं कि केवल एक ही ऐसी संख्या है जो तीनों में है, तो 1 हो जाएगा। इसके अलावा कोई संख्या नहीं मिल रही है जो तीनों में वह निष्ठ हो, तो यही जो संख्या आ रही है। तो यहाँ से एक निष्कर्ष निकलता है कि जब भी संख्याएं को प्राइम रहेंगी, आप देख रहे हैं कि 3, 4 और 5 ये तीनों आपस में को प्राइम नंबर्स हैं। जब को प्राइम रहेंगी तो इनका जो मैस होगा वो सदैव 1 होगा, या फिर सभी संख्याएं अलग अलग अभाज्य संख्याएं हों, तब भी उनका मैस 1 होगा। अब हम दूसरी विधि भाग विधि की तरफ आते हैं। दूसरा विधि, तो ये एग्जाम्पल तीनों हो गया। अब ये जो चौथा और पांचवा एग्जाम्पल है, इन दोनों को हम भाग विधि से सॉल्व करने का प्रयास करेंगे। तो यहाँ से आप देख रहे हैं कि चौथे में 12 और 18 का मैस है, तो 12 और 18 का मैस भाग विधि से निकालने के लिए हम इस तरह से लिखते हैं, जैसे हम भाग करते थे वैसे ही भाग की प्रक्रिया अपनाएंगे। जो बड़ी संख्या होगी उसको अंदर रखेंगे और ये इसको बाहर रखेंगे, यानी छोटी वाली संख्या को भाजक बनाएंगे और बड़ी वाली संख्या को भाज्य बनाएंगे। जब दो संख्याएं रहेंगी तब तो क्या करेंगे? भाग वैसे ही देंगे। इसमें कितनी बार भाग जाएगा? 1 बार भाग जाएगा। 12 एकम 12, घटाएंगे तो यहाँ पे 6 बच जाएगा, फिर यहाँ 0 हो जाएगा। फिर ये जो शेष बच रहा है, इस शेषफल से हम इसमें भाग करेंगे, यानी भाजक में भाग करेंगे। तो फिर भाजक में भाग करेंगे तो क्या हमारा आएगा? देखिए 6 एकम 6, 6 दूनी 12, 2 बार में ये पूरा पूरा विभाजित हो जा रहा है। तो यहाँ से पूरा पूरा जब विभाजित हो जाता है तो जो अंतिम भाजक होता है, जो सबसे नीचे आता है, ये भाजक सबसे अंतिम भाजक, यही भाजक में से कहलाता है। तो यहाँ पे में से हो जाएगा हमारा 6। अब आप देख सकते हैं कि ये जो 6 हमको प्राप्त हो रहा है में से, वह 6 दोनों को डिवाइड करेगा पूरी तरह से, 12 को भी और 18 को भी। ये 12 और 18 का में से हम निकाल रहे हैं, तो 12 और 18 दोनों को ये पूरा पूरा डिवाइड करेगा। यदि नहीं डिवाइड कर रहा है तो इसका मतलब ये हुआ कि में से हम कहीं ना कहीं गलत कैलकुलेट कर लिए हैं। इससे हम अपने उत्तर की जांच भी कर सकते हैं। अब हम पांचवा एग्जाम्पल देखेंगे कि कैसे भाग विधि से इसको सॉल्व किया जाता है, में से कैसे निकाला जाता है। तो इसके लिए क्या करते हैं, जब 2 से अधिक संख्याएं दी गई होती हैं तो उसमें से किन्हीं 2 संख्याओं को लेकर उन दोनों संख्याओं का में से ज्ञात करते हैं। फिर उस में से और तीसरी संख्या को लेकर के उन दोनों का में से निकालते हैं। तो जो अंतिम में से प्राप्त होता है वही में से तीनों संख्याओं का होता है। 4 संख्याएं रहेंगी तो यही प्रक्रिया आगे भी अपनाएंगे। तो इसको और स्पष्ट करेंगे एग्जाम्पल की सहायता से। कैसे करते हैं देखिए, मान लिया जाए 3 संख्याएं दी गई हैं, तो किन्हीं 2 को आप ले लीजिए, कोई भी 2, ऐसा नहीं है कि पहले वाला ही 2, कोई भी 2, इसको ले सकते हैं, इसको ले सकते हैं, इसको ले सकते हैं। तो ये 12 से 18 के साथ हम देख रहे हैं में से कैसे निकाला जाता है। तो 12 एकम 12, 6 आया, फिर यहाँ से 6 और 12 का में से निकालेंगे तो 6 दूनी 12, तो ये हमारा 0 0 हो गया। यानी 12 और 18 का जो में से आया वो 6 आया। अब इस 6 का इस 32 के साथ में से निकालेंगे, तो 6 और 32, तो इससे इसमें भाग करेंगे तो 6 पचे 30,
2 आया, यहाँ 0 आया, फिर 6 में भाग करेंगे, 2 3 6, तो ये आ गया 0। अब हम देख रहे हैं कि जो अंतिम में हमारा भाजक आ रहा है वो 2 है। यही 2 इन तीनों संख्याओं का में से होगा, यानी जो तीनों संख्याओं का में से होगा वो कितना होगा, वो हो जाएगा 2। यह 2 इन तीनों संख्याओं को पूरा पूरा विभाजित करेगा। आप देख सकते हैं 2 6 के 12, 2 9 18 और 2 से 32 में भाग करेंगे तो 16 हो जाएगा, 16 दूनी 32। अब लास्ट के दोनों एग्जाम्पल जो दिए गए हैं उसको हम गुणनखंड विधि से निकालने का प्रयास करेंगे कि में से कैसे निकाला जाता है। तो इसमें से छठवां एग्जाम्पल ले लेते हैं। छठवें एग्जाम्पल में दिया है 50, 120 और 180। अब हम देखेंगे कि 50 का अभाज्य गुणनखंड क्या क्या हो सकता है। 50 का अभाज्य गुणनखंड 2 गुणे 5 गुणे 5। अब देख रहे हैं कि 2 पचे 10, 10 पचे 50, तो इसको हम लिख सकते हैं 2 गुणे 5 पर 2 का घात। फिर इसी तरह से यदि 120 को देखा जाए तो 120 के लिए क्या होगा, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 तिरिक 24 और 24 पचे 120। तो यहाँ से हमको मिल सकता है 2 पर 3 का घात गुणे 3 और गुणे 5। इसी तरह से 180 का देखा जाए तो ये हो जाएगा 2 दूनी 4, 3 12, 3 36 पचे 180। तो इसको हम लिख सकते हैं 2 पर 2 का घात, 3 पर 2 का घात और 5 पर 1 का घात, यानी 5। अब यदि गुणनखंड में देखा जाए, गुणनखंड विधि में, तो में से कितना होगा, तो में से कितना होगा, सबसे पहला हम काम करेंगे, हम तीनों में देखेंगे कि कौन सी संख्या उभयनिष्ठ है। तो आप यहाँ से देख रहे हैं 2 इसमें भी है, 2 इसमें भी है, 2 इसमें भी है। अब हम जब लय से निकालते थे तो उस कॉमन संख्या का हाईएस्ट पावर देखते थे, लेकिन जब में से निकालते हैं तो उस कॉमन संख्या का लोवेस्ट पावर देखते हैं। जो तीनों में होता है उसका लोवेस्ट पावर देखेंगे, सबसे छोटा वाला घात। तो 2 का घात यहाँ 1 है, यहाँ 2 है, यहाँ 3 है, तो 2 का केवल 1 घात वाला यहाँ पे हम लेंगे। फिर 3 पे आएंगे तो 3 इसमें है लेकिन इसमें नहीं है, तो हम 3 को नहीं लिखेंगे। फिर 5 पे आएंगे, 5 इसमें है, 5 इसमें है, 5 इसमें है, तीनों में 5 है, तो सबसे लोवेस्ट पावर वाला कौन सा है, केवल 5 है, तो यहाँ पे हो जाएगा 5। तो ये हो गया आपका 10। ये आया 50, 120 और 180 का में से। अब आप देख रहे हैं कि ये जो में से आ रहा है, इस में से ये तीनों संख्याएं पूरी तरह विभाजित हो जाएंगी। अब हम लास्ट एग्जाम्पल देखते हैं। पहला है 12 एक्स स्क्वायर वाई जेड क्यूब, दूसरा है 15 एक्स वाई जेड, तीसरा है 18 एक्स वाई। अब इसका अगर जो हम फैक्टर करें तो क्या होगा, इसको हम लिख सकते हैं 2 दूनी 4, 3 12। ये जो न्यूमेरिकल पार्ट है इसका, उसका ये इतना फैक्टर हो जाएगा। फिर यहाँ से देखा जाए तो इसको ऐसे लिख सकते हैं गुणे एक्स स्क्वायर गुणे वाई गुणे जेड क्यूब। अगर जो इसको नहीं भी तोड़ेंगे तभी कोई बात नहीं है, क्योंकि वो अलग अलग है ही। अब इसको लिख सकते हैं 3 गुणे 5 गुणे एक्स गुणे वाई गुणे जेड। इसको लिख सकते हैं 2 3 6 3 18 और गुणे एक्स गुणे वाई। अब यहाँ पे भी वही काम करेंगे, हम देखेंगे न्यूमेरिकल वाले पार्ट में कौन सी संख्या तीनों में है, तो उसका लोवेस्ट पावर वाला हम लिख लेंगे। आप यहाँ से देख रहे हैं कि 2 यहाँ पे 2 बार आया है, इसमें 2 आया ही नहीं है, इसमें 2 एक बार आया है, तो हम 2 को नहीं लेंगे। क्यों, क्योंकि 2 इसमें है ही नहीं, तीनों में होना चाहिए, तो नहीं लेंगे। अब आएंगे 3 पे, 3 यहाँ भी है, 3 यहाँ भी है, 3 यहाँ भी है, 3 यहाँ 2 बार आया है, लेकिन हमको लोवेस्ट पावर से मतलब है, तो यहाँ पे में से जब लिखेंगे तो ये हो जाएगा 3। अब कोई संख्या इसमें न्यूमेरिकल पार्ट में नहीं है जो तीनों में हो,
अब आएंगे चर वाले पे, तो यहाँ से आप देख रहे हैं यक्स आया है, यक्स आया है, यहाँ भी यक्स आया है, तो यक्स का लोवेस्ट पावर देखेंगे तो केवल यक्स ही होगा, तो ये हो गया यक्स। फिर आप देखेंगे वाई, तो वाई इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी है, और लोवेस्ट पावर के लिए देखेंगे तो केवल वाई ही होगा। जेड को देखा जाए तो जेड इसमें है, इसमें है, इसमें नहीं है, तो जेड इसमें नहीं है तो जेड को हम लिखेंगे ही नहीं, तीनों में ओबेनुस्ट होना जरूरी है। तो यहाँ से देखा जाए तो ये 3xy इन तीनों संख्याओं का में से हो जाएगा। इससे यदि इन तीनों में डिवाइड करें तो ये तीनों पूरा पूरा डिवाइड हो जाएगा। तो इस तरह से हम गुणनखंड विधि से में से को निकाल सकते हैं। ये भी एक जनरल फार्मूला है, जनरल तरीका है निकालने का। इससे किसी भी संख्या, चाहे वो चर राशियां हो चाहे अचर राशियां हो, सभी का हम गुणनखंड विधि से हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकाल सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।